देखिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था पार्लियामेंट, संसद। और संसद में हमने लोकसभा, राज्यसभा इन सभी पर चर्चा की थी। और उसके बाद में हमने कल आपको संसद के कार्यों पर चर्चा की थी। और उसमें पहला जो कार्य था वो था विधि निर्माण का कार्य। विधि निर्माण के कार्य में हमने कल जो आपको बताया था कि संसद भारत की व्यवस्थापिका है और इस व्यवस्थापिका का या इस संसद का जो कार्य है वो है कानून बनाना। कानून बनाने का कार्य जो व्यवस्थापिका करती है, आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो हमारी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आपको पता है कि राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची के विषय रखे गए हैं, जिसमें संघ सूची के विषयों पर अपनी व्यवस्थापिका को, अपनी संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। उसके बाद में बात आती है राज्य सूची। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है। और फिर आती है अपनी संवर्ती सूची। संवर्ती सूची पर भी हम ये कह सकते हैं उसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार अपने संसद को है, अपनी व्यवस्थापिका को है। कभी कभी स्थिति ये भी बन जाती है कि राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। उसके बाद में जो अपशिष्ट सूची के विषय हैं, उन अपशिष्ट सूची के विषयों पर भी जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो अपनी संसद को ही होता है। उसके बाद में हम जब आगे बढ़ते हैं कि कुछ परिस्थितियों में संसद विधान बना सकती है। कानून बनाने के प्रस्ताव को साधारण विधेयक कहते हैं। जो कानून बनाता है तो कानून बनाने के प्रस्ताव को साधारण विधेयक कहते हैं। और जब यह विधेयक जब संसद के किसी भी सदन में जाता है तो उसे कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। और ये जो 3 परिस्थितियां जो मैंने कल आपको बताई थी, प्रथम वाचन, उसके बाद में द्वितीय वाचन, उसके बाद में तीसरा तृतीय वाचन। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। देखिए भाई, यहाँ हमने आपको बताया था कि जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में आप पहले ले जाओ या आप राज्यसभा में उसे पहले ले जाओ। और जिस सदन में भी ले जाओगे आप तो उसे 3 वाचनों से होकर के गुजरना पड़ता है। हमने कल आपको बताया था प्रथम वाचन का मतलब है, जैसे हम ये कहें कि सबसे पहले सदन, किसी भी सदन में गया, चाहे वो लोकसभा में गया चाहे वो राज्यसभा में गया, तो वहां जो संबंधित सदस्य होता है, सदन का जो सदस्य होता है, जो प्रस्ताव को लाता है, वो अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगता है और अध्यक्ष महोदय साधारणतः अनुमति दे देता है प्रस्ताव को लाने की। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम प्रथम वाचन कहते हैं। उसके बाद में बात आती है द्वितीय वाचन की। द्वितीय वाचन हमें कह सकते हैं कि ये किसी भी विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण एक निर्णायक अवस्था उसकी होती है। किसी भी विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक अवस्था होती है। कौन सा भैया? ये द्वितीय वाचन। इस द्वितीय वाचन में हम ये कह सकते हैं कि इस अवस्था में विधेयक पर एक प्रवर समिति का गठन होता है। किसका गठन होता है? इसमें प्रवर समिति का गठन होता है। और प्रवर समिति यहाँ पर क्या करती है भैया? प्रवर समिति जो विधेयक होता है उस विधेयक पर बारीकी से विचार करती है। प्रवर समिति उस विधेयक पर बारीकी से विचार करती है और बारीकी से विचार करने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि वहाँ प्रत्येक धारा पर वहाँ उस सदन में चर्चा की जाती है। और चर्चा होने के बाद में उस निर्धारित अवधि में समिति अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करती है। निर्धारित तिथि में जो प्रवर समिति होती है वो सदन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।
और वहां प्रत्येक धारा पर वहां उस द्वितीय वचन में उस सदन में चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि उसकी प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। उसकी प्रत्येक पॉइंट पर जो विधेयक होता है उसके प्रत्येक पॉइंट पर विचार विमर्श होता है और मतदान हो जाता है। मतदान हो गया तो यही प्रक्रिया हमारी कौन सी कहलाती है भैया? ये हमें कह सकते हैं कि ये अपना द्वितीय वाचन होता है। और उसके बाद में जो तीसरा वाचन होता है उस तृतीय वाचन में सामान्य जो चर्चा होती है द्वितीय वाचन में, उस चर्चा के उपरांत मतदान होता है, फिर दोबारा से पूरे विधेयक पर मतदान होता है। और यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को साधारण बहुमत विधेयक के पक्ष में हो, साधारण बहुमत अगर उस विधेयक के पक्ष में हो तो विधेयक को स्वीकार समझ लिया जाता है। ये अपने कोल से एक सदन की ये प्रक्रिया हो गई, चाहे वो राज्यसभा से लगाओ चाहे वो लोकसभा से। अगर राज्यसभा से माना कि ये किसी भी सदन से, चाहे राज्यसभा से लगा लो, राज्यसभा से ये प्रक्रिया पूरी हो गई कि राज्यसभा से भाई विधेयक पास हो गया साधारण बहुमत से, तो अब लोग राज्यसभा से फिर आएगा भैया, वो आएगा दूसरे सदन में। कौन से सदन में? जैसे हम ये राज्यसभा से पहले आया है तो अब लोकसभा में आएगा, तो यहाँ पर विधेयक दूसरे सदन में, विधेयक दूसरे सदन में। देखिए भाई विधेयक दूसरे सदन में, जिस सदन में विधेयक पेश किया हो वहां से यहाँ से पारित किए जाने के पश्चात उसे पारित करने के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। एक सदन से विधेयक पारित होने के बाद दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। एक सदन से पारित होने के बाद में दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। यहाँ पर भी विधेयक पर तीन वाचन होते हैं। विधेयक पर तीन वाचन होते हैं। विधेयक पर दूसरे सदन में भी तीन वाचन होते हैं। उसके बाद यदि दूसरा सदन विधेयक को पारित कर ले तब यह दोनों सदनों से द्वारा पारित समझा जाता है। यदि दूसरा सदन विधेयक को पारित कर दे तो विधेयक पारित समझ लिया जाता है। पारित समझ लिया जाता है। एवं राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर और राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए पेश किया जाता है। राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो राष्ट्रपति अगर स्वीकार कर दे तो हम ये कह सकते हैं कि वो
प्रस्ताव कानून बन जाता है। अगर यहीं पर बात आती है कि लेकिन दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे, लेकिन दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे, लेकिन दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे अथवा उसमें ऐसे संशोधन करे अथवा उसमें ऐसे संशोधन करे जिससे पहला सदन सहमत नहीं हो, जिससे पहला सदन सहमत न हो, जिससे पहला सदन सहमत न हो अथवा सदन विधेयक पर 6 मास तक चर्चा ही न करे अथवा सदन विधेयक पर 6 मास तक चर्चा ही न करे, तब इसका अर्थ होता है कि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। तब इसका अर्थ होता है कि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो गया है। दोनों सदनों में मतभेद हो गया है। देखिए भाई, यहाँ पर जो बात आती है कि एक सदन की बात हो गई, बात आती है दूसरे सदन की, विधेयक दूसरे सदन में। एक सदन से विधेयक पारित होने के बाद में दूसरे सदन में जाता है। यहाँ पहले सदन में ये 3 वाचन हो जाते हैं, सहमति दे दी जाती है। अब वो विधेयक कहाँ जाता है? दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। यहाँ पर भी विधेयक में क्या होता है? 3 वाचन होते हैं। जो मैंने ये 3 प्रक्रियाएं बताई थी आपको, वही प्रक्रिया इन्हीं तीनों वाचनों से इसे गुजरना पड़ता है। और इस प्रक्रिया के गुजरने के बाद में यदि विधेयक पर दूसरा सदन सहमति दे दे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो विधेयक पारित मान लिया जाता है कि दूसरे सदन ने भी इसे पारित कर दिया है। और फिर उसे किसके पास में भेज दिया जाता है? फिर उसे हम राष्ट्रपति के पास में भेज देते हैं और राष्ट्रपति वहां पर उस पर हस्ताक्षर करके उसे हस्ताक्षर कर देता है, तो वो प्रस्ताव कानून बन जाता है। लेकिन एक बात समझिए कि कोई जरूरी थोड़ी है कि एक सदन ने उसे स्वीकार कर लिया तो दूसरा सदन भी स्वीकार कर ले। वही बात यहाँ पर आई है कि लेकिन दूसरा सदन उस विधेयक को अस्वीकार कर दे, दूसरा सदन उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे अथवा उसमें ऐसे संशोधन करे जिससे कि जो पहला सदन है वो सहमत ना हो, या फिर 6 माह तक उस प्रस्ताव पर कोई चर्चा ही ना करे, तो हम ये कह सकते हैं
कि उस साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या समझेंगे कि दोनों सदनों में उस साधारण विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो गया है। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। इसके बाद में हम इसकी अगली प्रक्रिया पर पहुंचते हैं। अगली प्रक्रिया है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जब दोनों सदनों में ये मतभेद हो गया कि भाई इसमें कुछ चेंजिंग की जानी चाहिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर असहमति से उत्पन्न गतिरोध का समाधान संयुक्त बैठक में होता है। दोनों सदनों में उत्पन्न साधारण विधेयक पर उत्पन्न मतभेद, साधारण विधेयक पर उत्पन्न मतभेद का समाधान, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विधेयक पर फैसला करने हेतु संयुक्त बैठक आमंत्रित करे। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भाई दोनों बैठकों की संयुक्त अध्यक्ष दोनों बैठक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक में निर्णय दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाता है। अब तक केवल 3 विधेयक संयुक्त बैठक में पास किए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो वहाँ मतदान किया जाता है जो उपस्थित सदस्य होते हैं, और उसके बाद में हम ये कह सकते हैं उपस्थित सदस्यों के द्वारा उस पर मतदान किया जा सकता है, और अगर वहाँ पर उपस्थित सदस्यों का बहुमत हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसे पारित मान लिया जाता है। लेकिन अब तक ऐसा कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। और इसके बाद में जो हम चर्चा करेंगे विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति,
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, अंतिम जो है चरण विधेयक का, उस पर हम जो चर्चा करेंगे वो कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।